अचानक जमीन के नीचे से तेज कंपन शुरू हो गया, जिससे पूरी धरती फटने लगी। शिन और उनके सहायक किसी तरह गिरने से बच गए, लेकिन सहायक के पैर में चोट लग गई। इसके बाद शिन ने एक फ्लेयर जलाया और उस जगह की जांच करने लगे, लेकिन तभी उनका स्नोमोबाइल गुफा में गिर गया और जमीन में और दरारें पड़ने लगी। ये दरारें एक दीवार तक पहुंच जाती हैं और उसके दूसरी तरफ एक भयानक विशाल राक्षस मौजूद होता है। अचानक वह अपने बड़े बड़े स्पर्शकों से दीवार को तोड़ देता है और शिन के सहायक को पकड़कर गुफा के अंदर घसीट लेता है। फिर कुछ घंटों बाद ब्लैक मंटा अपनी टीम के बाकी सदस्यों के साथ वहां पहुंचता है। वह देखता है कि शिन अब भी अपने सहायक के साथ हुई घटना से परेशान है, लेकिन ब्लैक मंटा को सिर्फ गुफा की खोज में दिलचस्पी है। जैसे ही वह गुफा के अंदर जाता है, उसे वहां एक बहुत गहरी झील दिखाई देती है। फिर वह और उसकी टीम के सदस्य पानी में गोता लगाते हैं और पाते हैं कि वहां एक प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाई गई विशाल संरचनाएं मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही वे उस जगह की जांच करने लगते हैं, वही राक्षस दोबारा प्रकट होता है। इस बार वह खुद को क्रैकन के रूप में पहचानता है, जो एक विशाल समुद्री राक्षस है, और तुरंत डेविड और सभी गोताखोरों पर हमला कर देता है। इस हमले में डेविड झील के सबसे गहरे हिस्से में गिर जाता है। वहां उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, जो बिना किसी संकोच के आधे टूटे हुए त्रिशूल से आती प्रतीत होती है। जिज्ञासावश डेविड त्रिशूल के दोनों हिस्सों को जोड़ता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, एक रहस्यमयी शक्ति प्रकट होती है। यह इकाई डेविड से कहती है कि वह उसे एक्वामैन और अटलांटिस को हमेशा के लिए खत्म करने की शक्ति दे सकती है। डेविड इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। जब वह और उसकी टीम पानी से बाहर आते हैं, तो डेविड त्रिशूल उठा लेता है और इसका नया वाहक बन जाता है। इस घटना के 5 महीने बाद अटलांटिस की परिषद आर्थर को एक जरूरी बैठक के लिए बुलाती है। कारण था सतह की दुनिया द्वारा किए गए प्रदूषण से बढ़ता जलवायु परिवर्तन, जिसने सभी समुद्री राज्यों को प्रभावित किया था। अब कुछ न कुछ करना जरूरी था। आर्थर ने एक साहसिक सुझाव दिया कि अटलांटिस को दुनिया के सामने आना चाहिए और पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए अपनी उन्नत तकनीक साझा करनी चाहिए। लेकिन अटलांटिस की परिषद पुरानी सोच पर अड़ी रही। वे गुमनाम रहने और सतह की दुनिया पर हमला करने के पक्ष में थे। अब अटलांटिस के राजा आर्थर के पास इस संकट को सुलझाने के लिए कोई और विकल्प नहीं बचा था। स्थिति और भी खराब होने वाली थी और इसका कारण था डेविड। डेविड अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था। अब उसने अपने ब्लैक मंटा कवच को फिर से पा लिया था और उसने त्रिशूल के जादू के माध्यम से एक नई खोज की, ऑक्टोबॉट्स नामक मशीनों का अस्तित्व। ये मशीनें ऑक्टोपस के आकार की थीं और समुद्र की गहराइयों की खोज करने में सक्षम थी। इसके अलावा इनमें बेहद शक्तिशाली हथियार भी थे, जिससे ये किसी भी खतरे का सामना कर सकती थी। हालांकि इन मशीनों को चलाने के लिए एक दुर्लभ और खतरनाक ईंधन की जरूरत थी, जिसे कैलकॉम कहा जाता था। यह ईंधन उच्च ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से बनता था, जो इसे और भी जहरीला और खतरनाक बना देता था। कैलकॉम को अटलांटिस ने हमेशा एक गुप्त संपत्ति की तरह छिपा कर रखा था और इसे कड़ी सुरक्षा के बीच संग्रहित किया गया था। अब डेविड इस शक्ति को हासिल करने के करीब था, जिससे वह अटलांटिस और एक्वामैन को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता था। अब वह अपनी पनडुब्बी के साथ अटलांटिस में सबसे बड़े स्टॉक की ओर बढ़ रहा है। वह अपने साथियों के साथ ऑक्टोबॉट्स का इस्तेमाल करता है और मशीन के टेंटिकल्स की मदद से गोदाम में घुसकर और एक कैलकॉम का बड़ा भंडार इकट्ठा कर लेता है। हालांकि जैसे ही वे वहां से भागने वाले होते हैं, तभी अटलांटिस का अलार्म बज उठता है। अटलांटिस के योद्धा आक्रमणकारियों को रोकने के लिए लेजर तोपों से हमला करते हैं, लेकिन भारी हथियारों के बावजूद वे ब्लैक मंटा की पनडुब्बी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि उसकी शील्ड उसे बचा रही होती है। इससे हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर शिन को एक नया हथियार सोनिक बीम बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने इसका इस्तेमाल लेजर तोपों को नष्ट करने और अटलांटिस की सुरक्षा को निष्क्रिय करने के लिए किया। इसकी मदद से ब्लैक मंटा और उसकी टीम शहर पर हमला कर देते हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीतता कि एमआईए और अटाना के नेतृत्व में और अटलांटियन योद्धा वहां पहुंच जाते हैं। इसी दौरान आर्थर की मां अटलाना अपने ट्रांसपोर्टर के साथ और कैलकॉम के एक शिपमेंट पर पहुंचती है। वह अपनी गति और ताकत का इस्तेमाल करके ऑक्टोबॉट्स को नष्ट करने लगती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह सोनिक बीम के विस्फोट की चपेट में आ जाती है। इसके बाद आर्थर की पत्नी मिया नेतृत्व संभालती है और शहर के बीचों बीच ब्लैक मंटा द्वारा संचालित ऑक्टोबॉट का पीछा करती है। ब्लैक मंटा उसे रोकने के लिए एक विशाल जहाज को नष्ट कर देता है, लेकिन मिया उसे चकमा देने में सफल हो जाती है। इसके बाद मिया अपने जादू का इस्तेमाल करती है और एक बवंडर उत्पन्न कर देती है। बवंडर की ताकत से ऑक्टोबॉट नियंत्रण से बाहर हो जाता है और दीवार से टकरा जाता है। मिया तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लेती है। इस बीच अटलांटिस की रानी ब्लैक मंटा पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लैक मंटा अपने मुखौटे से एक शक्तिशाली बीम छोड़ता है, जिससे मिया गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इतना ही नहीं, ब्लैक मंटा ट्राइडेंट उठाकर मिया को खत्म करने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी एक्वामैन समय पर पहुंचकर उसे रोक लेता है। गुस्से से भरे एक्वामैन पूरे जोश के साथ ब्लैक मंटा पर हमला कर देता है। ब्लैक मंटा जल्द ही संभल जाता है और अपने पुराने दुश्मन से बदला लेने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी डॉक्टर शिन उसे चेतावनी देता है कि अटलांटियन सेना आ रही है। ये सुनकर ब्लैक मंटा पीछे हटने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले वह ट्राइडेंट की शक्ति का इस्तेमाल करके एक जहाज को गिरा देता है। इस जहाज के अंदर कई अटलांटियन होते हैं। त्रासदी को रोकने के लिए एक्वामैन अपने दुश्मन का पीछा छोड़ देता है और जहाज के सामने कूदकर उसे सुरक्षित रूप से जमीन पर उतारने में सफल हो जाता है। इसके बाद एक्वामैन फिर से ब्लैक मंटा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक मंटा की पनडुब्बी से निकलने वाली सोनिक रे से टकरा जाता है और कुछ घंटों तक बेहोश हो जाता है। जब एक्वामैन होश में आता है, तो उसे एहसास होता है कि ब्लैक मंटा के हमले ने अटलांटिस को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। ब्लैक मंटा ने और कैलकॉम का पूरा स्टॉक चुरा लिया है, जिससे अटलांटिस संकट में पड़ गया है। इस असफलता के कारण अटलांटिस की परिषद राजा आर्थर को पद से हटाने पर विचार कर रही है। हालांकि आर्थर अपनी पत्नी मिया की सेहत को लेकर ज्यादा चिंतित है, जो अभी अस्पताल में ठीक हो रही है। इस बीच वह अपनी मां अटलाना और अपने दादा राजा नेरस के पास जाता है, ताकि ब्लैक मंटा को रोकने का कोई तरीका ढूंढ सके। उन्हें जल्दी कुछ करना होगा, क्योंकि हर बीतते पल के साथ खलनायक ऑनरैक कैलकॉम का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे पर्यावरण में जहरीली गैसें फैल रही हैं। इसके अलावा ब्लैक मंटा की बढ़ती ताकत को देखकर आर्थर को डर है कि वह उसे अकेले नहीं रोक पाएगा। इस चुनौती से निपटने के लिए वह अपने भाई ओरम की मदद लेने का फैसला करता है, लेकिन एक समस्या है। ओरम मछुआरों के राज्य में कैद है। अगर आर्थर उसे खुलकर बचाने की कोशिश करता है, तो परिषद के साथ टकराव हो सकता है, इसलिए उसे गुप्त रूप से ओरम को मुक्त करना होगा, लेकिन यह काम बेहद खतरनाक है। इस चुनौती में उसके दादा राजा नेरस उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। नेरस आर्थर को एक
खास सूट देते हैं जो उसे अदृश्य बना सकता है ताकि वह बिना पकड़े गए जेल में घुस सके। साथ ही अटलाना आर्थर के मिशन में मदद के लिए टॉपो नामक एक ऑक्टोपस भेजती है। टॉपो का शरीर बहुत लचीला है और वह छलावरण की क्षमता रखता है जिससे वह छिपकर अंदर जा सकता है। सब कुछ तैयार होते ही आर्थर और टॉपो मछुआरों की जेल की ओर बढ़ते हैं। अंदर ओरम जेलरों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा होता है और बेहद कमजोर हो चुका होता है। टॉपो जेल की सुरंगों में घुसने में सफल हो जाता है और अंदर का रास्ता खोल देता है। जैसे ही रास्ता साफ होता है, एक्वामैन अपनी अदृश्यता का इस्तेमाल करता है और सभी गार्डों को चुपचाप खत्म कर देता है। आखिरकार आर्थर अपने भाई ओरम तक पहुंचता है, लेकिन देखता है कि पानी की कमी की वजह से ओरम बहुत कमजोर हो चुका है। हालांकि दोनों के बीच अब भी पुरानी नाराजगी बनी हुई है और वे एक दूसरे से शिकायतें करते हैं, लेकिन हालात को देखते हुए ओरम मदद स्वीकार कर लेता है और दोनों जेल से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे गार्ड्स को अपने विशाल कीड़े जैसे घोड़ों पर गश्त करते हुए देखते हैं, वे जल्दी से उन्हें हरा देते हैं और उन राक्षसी जीवों की सवारी करने लगते हैं। ये जीव शुरुआत में आक्रामक होते हैं, लेकिन जल्द ही आर्थर और ओरम की आज्ञा का पालन करने लगते हैं। भाइयों को जल्द से जल्द वहां से भागना होता है, इसीलिए वे उन राक्षसी जीवों को जेल की दीवारों पर चढ़ने का आदेश देते हैं। कुछ ही सेकंड में वे दीवारों पर चढ़ जाते हैं और अपनी ताकतवर जबड़ों से छत को तोड़ देते हैं, जिससे भागने का रास्ता खुल जाता है। आखिरकार आर्थर और ओरम जेल से बाहर निकलते हैं और भागते हुए एक दुर्गम रेगिस्तान में पहुंचते हैं। अब उनके सामने एक और चुनौती है। क्षितिज पर एक समुद्र नजर आ रहा है, लेकिन उन्हें जल्दी से पानी तक पहुंचना होगा ताकि ओरम अपनी शक्तियां वापस पा सके और वे सुरक्षित बचकर निकल सके। लेकिन तभी अधिक गार्ड अपने माउंट्स के साथ वहां पहुंच जाते हैं। एक गार्ड एक्वामैन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर अपनी अदृश्यता का उपयोग करके आसानी से उसे बच निकलता है और उन्हें हरा देता है। दूसरी तरफ ओरम का माउंट छूट जाता है, जिससे वह समुद्र तक पैदल चलने के लिए मजबूर हो जाता है। वह बहुत कमजोर होता है, इसलिए रेत पर खुद को घसीटे हुए आगे बढ़ता है। इसी बीच गार्ड्स उसे खत्म करने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक विशाल लहर उठती है और ओरम को समुद्र में बहा ले जाती है। जैसे ही ओरम समुद्र के संपर्क में आता है, वह तुरंत अपनी शक्तियां वापस पा लेता है। गार्ड्स उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओरम उनके भाले को पकड़कर पूरे समूह को आसानी से हरा देता है। अब जब समस्या हल हो गई, आर्थर, ओरम और टॉपो समुद्र में लौट आते हैं। वहां आर्थर अपने भाई को सारी स्थिति समझाता है। यह सब सुनकर ओरम पूरी तरह से जीवंत महसूस करता है। अब जब उसकी शक्तियां बहाल हो चुकी हैं, तो वह आर्थर को समुद्र के नीचे स्थित एक गढ़ में ले जाने का फैसला करता है। यह जगह समुद्री डाकुओं और भाड़े के सैनिकों का अड्डा है, जिसे समुद्र के सबसे खतरनाक अपराधियों का ठिकाना माना जाता है। इस राज्य का नेतृत्व एक रहस्यमयी प्राणी करता है, जिसे मछली राजा के नाम से जाना जाता है। जब आर्थर और ओरम वहां पहुंचते हैं, तो उन्हें मछली राजा की उपस्थिति में ले जाया जाता है। ओरम डेविड कैन के स्थान के लिए सौदा करने की कोशिश करता है, लेकिन मछली राजा इस सौदे को स्वीकार नहीं करता। इसलिए आर्थर अधिक शारीरिक तरीके से जवाब देने का फैसला करता है। वह मछली राजा के गुर्गों पर हमला करता है, जो आर्थर की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। अंत में आर्थर एक ऑक्सीजन मास्क लेता है और इसे मछली राजा पर डाल देता है। वह मास्क का क्रैंक घुमा देता है, जिससे मास्क में पानी कम होने लगता है और मछली राजा सांस नहीं ले पा रहा। मछली राजा हार मान जाता है और कबूल करता है कि डेविड कैन एक द्वीप पर है, जो एक ज्वालामुखी के पास स्थित है, जिसे द डेविल्स माउथ कहा जाता है। जानकारी मिलने के बाद आर्थर मछली राजा को जीवित छोड़ देता है और ओरम के साथ द्वीप की ओर बढ़ जाता है। जब वे वहां पहुंचते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि कुछ अजीब हो रहा है। पेड़ और जानवर पहले से कहीं ज्यादा बड़े और हिंसक हो गए हैं। ओनरम का मानना है कि यह ऑनरैक एल्कॉम के उत्सर्जन का प्रभाव है। जल्द ही उनका यह सिद्धांत सही साबित होता है, जब विशाल मांसाहारी कीड़े उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। यह देखकर कि कीड़े कितने असंख्य हैं, आर्थर और ओरम जंगल से भागने लगते हैं। वे एक विशाल चट्टान तक पहुंचते हैं, लेकिन भागने का रास्ता नहीं मिलता। आर्थर पानी में कूदने का सुझाव देता है, लेकिन ओरम चट्टान के किनारे पर एक अटलांटियन राजा की मूर्ति देखता है, जिस पर लिखा होता है कि सच्चा राजा पुल बनाता है। इस लिखावट को देखकर ओरम इसे शाब्दिक रूप से समझता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मूर्ति की ओर कूदता है और उसे गिराने की कोशिश करता है। पहले तो यह अच्छा विचार नहीं लगता, लेकिन जल्द ही मूर्ति गिर जाती है और एक पुल बन जाता है, जो द्वीप के दूसरे हिस्से की ओर जाता है। दोनों भाई पुल को पार करते हैं और कीड़ों से भागते हैं, जहां ज्वालामुखी के पास डेविड का गुप्त आधार है। डेविड ने वहां ओरेक कैल्कम के लिए एक भट्टी बना ली है। इस बीच शिन डेविड को ईंधन के बारे में अपडेट देने जाता है, लेकिन उसे अपने कमरे में नहीं पाता। इसके बजाय वह त्रिशूल देखता है और आवेग में उसके दो हिस्सों को जोड़ देता है, जिससे उसे उस बुरी इकाई की झलक मिलती है जो डेविड को नियंत्रित कर रही है। इसके बाद खलनायक जल्दी ही प्रकट होता है और अपने खंजर से शिन की गर्दन काटने की धमकी देता है। वैज्ञानिक उसे समझाने की कोशिश करता है कि ट्राइडेंट उसे नियंत्रित कर रहा है, लेकिन डेविड जवाब देता है कि वह ट्राइडेंट की शक्ति का उपयोग करना जारी रखेगा, जब तक कि आर्थर और उसका राज्य राख में नहीं बदल जाते। जब रात होती है, तो ओरम और आर्थर डेविड के ठिकाने की खोज जारी रखते हैं और आखिरकार वे जंगल पर नजर रखने वाले उसके एक गार्ड को ढूंढ लेते हैं। भाइयों ने गार्ड को आसानी से हरा दिया और उसके निशानों का पालन करते हुए वे गुप्त आधार पर पहुंच गए और वहां से नियंत्रण कक्ष में अपना रास्ता बना लिया। और वहां उन्हें ओरेक कैल्कम की भट्टी के बारे में पता चलता है, जो ज्वालामुखी के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रही है। ओरम को डर है कि इससे पूरे पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश हो जाएगा और वह इस प्रक्रिया को रोकने के लिए एक तरीका सोचने की कोशिश करता है। अचानक शिन उनके सामने एक बंदूक के साथ प्रकट होता है, लेकिन उन पर हमला करने के बजाय वह उन्हें अपने मालिक की योजनाओं को रोकने में मदद करने का वादा करता है। शिन आर्थर को चेतावनी देता है कि डेविड को एक त्रिशूल के अंदर एक बुरी आत्मा द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। इससे पहले कि वह कोई और जानकारी दे सके, नियंत्रण कक्ष का दरवाजा उड़ा दिया जाता है, जिससे आर्थर और ओरम खिड़की से बाहर फेंक दिए जाते हैं। उनमें से कोई भी घायल नहीं होता, लेकिन वे जल्द ही खुद को ब्लैक मंटा और भाड़े के सैनिकों से घिरा हुआ पाते हैं। ओनारम अपने दुश्मनों पर हमला करने की अपनी क्षमता का उपयोग करता है और एक भाड़े के सैनिक से लेजर बंदूक भी ले लेता है। हालांकि वह जल्द ही खुद को एक भाड़े के सैनिक की निगाह में पाता है, जो उड़ता है और जेट प्रोपेलर का उपयोग करता है और अटलांटिस के पूर्व राजा पर अपना हथियार चलाता है। यह देखकर कि उसका भाई खतरे में है, आर्थर भाड़े के सैनिक पर एक बड़ा लोहे का हुक फेंकता है, जिससे वह दीवार पर फेंक दिया जाता है और इसके बावजूद उसके थ्रस्टर से विस्फोट हो जाता है। विक्ट्री ओरम का अब एक ऑक्टोबॉट द्वारा पीछा किया जाता है, जो उसकी गोलियों का प्रतिरोधी साबित होता है। अंत में विशाल मशीन ओरम के खिलाफ अपने टेंटिकल्स का उपयोग करती है और एक बार फिर अंतिम झटका देने के
के लिए तैयार होती है। आर्थर अपने भाई को आखिरी क्षण में ऑक्टोपोड्स के लोहे के टेंटेकल्स को पकड़ने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करके बचाता है। हालांकि इसने उसे एक आसान लक्ष्य बना दिया है और वह विशाल मशीन द्वारा पकड़ लिया जाता है जो उस पर निर्दयता से हमला करती है। अब एहसान वापस करने की बारी ऑरम की है और एक जंजीर से जुड़ा एक बड़ा लंगर देखकर वह उसे ऑक्टोबॉट पर फेंकता है, जिससे इसके टेंटेकल्स फंस जाते हैं और वह जमीन पर गिर जाता है। ऐसा लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन ब्लैक मंटा अंततः खुद को प्रकट करता है और दोनों भाइयों को अंत तक टकराव के लिए चुनौती देता है। आर्थर और ऑरम चुनौती स्वीकार करते हैं और एक हिंसक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें खलनायक ट्राइडेंट की शक्ति के कारण ऊपरी हाथ रखता है। वह एक किक फेंकता है जो आर्थर को दूर फेंक देती है और फिर ट्राइडेंट को उस पर फेंकता है, या जो इसे चकमा देने में कामयाब होता है। ऑरम फिर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह ट्राइडेंट को छूता है तो उसे इकाई और एक रहस्यमय क्षेत्र के दर्शन होते हैं। ये दर्शन उसे हतप्रभ कर देते हैं और ब्लैक मंटा इसका फायदा उठाकर उसे अपनी किरण से पूरी तरह प्रभावित करता है। उसी क्षण पूरा द्वीप नेरस द्वारा दागी गई मिसाइलों से हिलना शुरू हो जाता है, जो अपने पोते पोतियों को बचाने आया है। ब्लैक मंटा सभी को क्षेत्र खाली करने का आदेश देता है, लेकिन आर्थर जल्द ही दूसरे दौर के लिए प्रकट होता है और नायक के प्रयासों के बावजूद खुद को खलनायक के साथ समुद्र की तलहटी में फेंक देता है। ब्लैक मंटा अपनी पनडुब्बी को जाते हुए देखता है और उसे पकड़ने में सफल हो जाता है। आर्थर उसके भागने को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर सोनिक किरण से प्रभावित होता है और द्वीप की चट्टानों में दब जाता है। नायक अपनी ताकत से उन्हें हटाने की कोशिश करता है, लेकिन सौभाग्य से वह मेया के जादू से बच जाता है, जो अपनी चोटों से पूरी तरह ठीक होकर उभरती है। एक्वामैन के साथ लड़ाई के बाद अटलांटिस लौटता है और अपने परिवार और दोस्तों से मिलता है ताकि वो अपना अगला कदम तय कर सके। ओनार्म ने खुलासा किया कि जब उसने ट्राइडेंट को छुआ तो उसने नेक्रिस के दर्शन किए, एक ऐसा स्थान जो कभी अटलांटिस का हिस्सा था लेकिन अब इसे खोया हुआ राज्य के रूप में जाना जाता है। वर्षों पहले पूर्व राजा एडलिन का भाई कॉर्डेक्स ऑरिकैल्कम से ग्रस्त हो गया था। हालांकि वह जानता था कि इसका उपयोग कितना खतरनाक था। इससे भाइयों के बीच नाराजगी हुई, इसलिए कॉर्डेक्स ने अपने ट्राइडेंट को बनाने और लोगों को राक्षसों में बदलने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया। फिर उसने अटलांटिस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, लेकिन उसका भाई विजयी था और कॉर्ड के ट्राइडेंट को आधे में काटने के साथ साथ अपने राज्य को एक बर्फ की जेल में बदल दिया। यह जेल अंटार्कटिका में स्थित है और कॉर्डेक्स को मुक्त करने के लिए अंतिम वंशज एडलिन के खून का इस्तेमाल जादू को पूर्ववत करने के लिए किया जाना चाहिए। ऑर्मा यह अनुमान लगाता है कि ब्लैक मंटा को कॉर्डेक्स द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है और वह जल्द ही रॉयल वंश के सदस्यों की तलाश में आर्थर और मारा के आतंक के लिए आएगा। उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उनका बेटा आर्थर जूनियर एडलिन का अंतिम वंशज है और खलनायक उसके पीछे जाएगा, क्योंकि उन्हें डर था कि ब्लैक मंटा आर्थर के घर पर प्रकट हो सकता है। अपने ट्राइडेंट के साथ थॉमस पर हमला करता है और बच्चे को दूर ले जाता है। कुछ मिनट बाद एक्वामैन अपने पिता को बचाने के लिए समय पर पहुंचता है, लेकिन उसके बेटे को उसके सबसे बड़े दुश्मन ने अपहरण कर लिया है। अब जूनियर और पूरा ग्रह एक्वामैन और ऑर्म के हाथों में है, जो अपनी मां के अनुरोध पर एक बार फिर अपने भाई की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। हालांकि वे अकेले नहीं लड़ेंगे, क्योंकि राजा नेरस और राजा ब्रान सब कुछ तैयार करके युद्ध में उनका पीछा करेंगे। फिर समूह आगे बढ़ता है। समूह अंटार्कटिका की ओर बढ़ता है, जहां डेविड अपनी पनडुब्बी के साथ पहले ही पहुंच चुका होता है। वह अपने आदमियों को बर्फ के पहाड़ों को नष्ट करने का आदेश देता है। वे मिसाइलों से बर्फ की दीवारों पर हमला करते हैं, जिससे एक रास्ता बन जाता है, जिससे डेविड और शिन अपने ऑक्टोबॉट्स के साथ अंदर प्रवेश कर जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक्वामैन वहां पहुंचता है और नेपच्यून के ट्राइडेंट की शक्ति से व्हेल और शार्क जैसे समुद्री जीवों को बुलाता है। वे सभी उसकी पुकार का पालन करते हैं और ब्लैक मंटा की पनडुब्बी को घेर लेते हैं। फिर वे चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करने लगते हैं, जिससे दुश्मन की पनडुब्बी खतरे में पड़ जाती है और अंदर से एक बड़ा विस्फोट होता है, जिससे खलनायकों की सेना का सफाया हो जाता है। इस बीच डेविड और शिन ऑक्टोबॉट्स के साथ आगे बढ़ते हैं और अंत तक खोए हुए राज्य तक पहुंच जाते हैं, जिसे राजा एडलिन ने बर्फ में कैद कर दिया था। एक्वामैन और उसके साथी भी उनका पीछा करते हैं, लेकिन रास्ते में कॉर्डेक्स के राक्षसों की सेना द्वारा रोक दिए जाते हैं, जिन्हें त्रिशूल के जादू से पुनर्जीवित किया गया है। समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं था, इसलिए एक्वामैन ब्लैक मंटा की तलाश में आगे बढ़ता है और इस युद्ध को राजा ब्रान और उसकी सेना के हवाले कर देता है। कुछ ही देर बाद सुपर हीरो और मारा और नुस क्रॉस के साथ मिलकर आगे की लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, जो सीधे कॉर्डेक्स के सिंहासन कक्ष की ओर जाता है। चढ़ाई के दौरान क्रैकन फिर से प्रकट होता है और अपने विशाल टेंटेकल से नेरस के पैर को पकड़ लेता है। राजा नेरस मदद की गुहार लगाता है, लेकिन ऑर्म पहले अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के चलते मना कर देता है। हालांकि वह जल्द ही अपने दादा की ओर बढ़ता है और अपनी कुल्हाड़ी से क्रैकन के टेंटेकल को काट देता है, जिससे नेरस बच जाता है। इस घटना के बाद दोनों में सुलह हो जाती है और वे पुल पार करके आर्थर और मारा की मदद के लिए निकल पड़ते हैं, जो अपने बेटे की तलाश में है। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ब्लैक मंटा बच्चे को एक जादुई बलि के रूप में चढ़ाने की योजना बना रहा है, जिससे कॉर्डेक्स को मुक्त किया जा सके। ब्लैक मंटा आखिरकार पुराने राजा के सिंहासन तक पहुंचता है और शिन को बच्चे को सौंपने का आदेश देता है, लेकिन वैज्ञानिक उसकी आज्ञा मानते हुए एक सूटकेस देता है, जिसमें जूनियर होने की उम्मीद थी। लेकिन जब ब्लैक मंटा उसे उठाता है तो उसे एहसास होता है कि उसमें बच्चा नहीं बल्कि एक बम है, जो कुछ ही सेकंड में फटने वाला है। ब्लैक मंटा तेजी से बम को दूर फेंक देता है और विस्फोट के प्रभाव से बच निकलता है। इस बीच शिन बच्चे को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक मंटा अपनी विद्युत किरणों से उसे रोक देता है। ब्लैक मंटा बच्चे को देख लेता है और उसे बलि चढ़ाने के लिए सिंहासन के सामने रख देता है। उसी समय जूनियर अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपने पिता से मानसिक रूप से संपर्क करता है। यह संदेश पाकर एक्वामैन तुरंत अपने बेटे की ओर दौड़ता है और ब्लैक मंटा पर अपना त्रिशूल फेंकता है। त्रिशूल सीधा खलनायक के मुखौटे पर लगता है, लेकिन वह अब भी लड़ने की ताकत रखता है। आखिरकार दोनों पुराने दुश्मन अपनी अंतिम लड़ाई में भिड़ जाते हैं। वे एक दूसरे पर लगातार हमले करते हैं और अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने का मौका ढूंढते हैं। एक्वामैन को आखिरकार एक मौका मिलता है, जिससे वह ब्लैक मंटा को निहत्था कर देता है, लेकिन खलनायक अपने जेट थ्रस्टर का उपयोग कर जवाबी हमला करता है और एक्वामैन को जमीन पर गिरा देता है। ब्लैक मंटा अब अपने त्रिशूल से एक्वामैन पर घातक वार करने ही वाला होता है, लेकिन तभी मेरा बीच में आकर लड़ाई में हस्तक्षेप करती है और अपने जादू से ब्लैक मंटा को दीवार से टकरा देती है। इस प्रभाव से उसका मुखौटा नष्ट हो जाता है, लेकिन वह फिर भी खड़ा हो जाता है और मारा पर त्रिशूल फेंकता है। अटलांटिस की रानी गंभीर रूप से घायल होने वाली होती है, लेकिन अंतिम क्षण में ऑर्म प्रकट होता है और हवा में ही त्रिशूल को पकड़ लेता है। हालांकि अपने वीरतापूर्ण कार्य के बावजूद ऑर्म एक बार फिर कॉर्डेक्स की शक्ति के प्रभाव में आ जाता है और
त्रिशूल का नया वाहक बन जाता है। अब वह एक्वामैन की ओर बढ़ता है, जो अपने भाई को इस बुरी शक्ति से मुक्त करने की कोशिश करता है। लेकिन कॉर्डेक्स बहुत शक्तिशाली होता है और ऑर्म के शरीर का उपयोग करके आर्थर को सिंहासन की ओर फेंक देता है। इसके बाद एक्वामैन अपने ही भाई द्वारा घायल हो जाता है और उसके खून का उपयोग रक्त जादू को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कॉर्डेक्स अपनी बर्फीली जेल से मुक्त होना शुरू कर देता है। अब उसकी वापसी बस कुछ ही समय की बात है, लेकिन फिर भी एक्वामैन हार नहीं मानता। वह एक बार फिर अपने भाई के सामने खड़ा होता है और उसे उन पलों को याद दिलाने की कोशिश करता है जो उन्होंने साथ बिताए थे, ताकि वह इस बुरी शक्ति के प्रभाव से बाहर आ सके। इन यादों की ताकत से ऑर्म आखिरकार अभिशाप से मुक्त हो जाता है और वह आर्थर को दुष्ट ट्राइडेंट सौंप देता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कॉर्डेक्स अपनी बर्फीली जेल से पूरी तरह आजाद हो चुका होता है। आर्थर तुरंत अपना त्रिशूल कॉर्डेक्स की ओर फेंकता है, लेकिन कॉर्डेक्स अपनी काली शक्ति का उपयोग करके उसे हवा में रोक देता है। इस बीच ऑर्म नेपच्यून का त्रिशूल उठाकर एक्वामैन की ओर फेंकता है, जो उसे पकड़कर पूरी ताकत से कॉर्डेक्स की ओर उछालता है। इस हमले से दुष्ट त्रिशूल नष्ट हो जाता है और अंततः शापित राजा अपने ही जादू